हेलो साथियों, आपको अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। आज हम आप लोग का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गति का नियम। गति का नियम सेकेंड पार्ट है। आज इसका ऑब्जेक्टिव, ये बुक जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाएगा सारा है बर्मा गैस से, बर्मा टुडे से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक भी बाहर आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो दिया है, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस का सभी का यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है। सभी सारा सब्जेक्ट का एक बुक में कंबाइन किया गया है। अगर नहीं खरीदे अब तक वो बुक खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो अपलोड होने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के दोस्तों में आप लोग के दोस्त की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप लोग ये एप्लीकेशन में भी क्लास होती है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में यह एप्लीकेशन उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला, आज का पहला क्वेश्चन है, आवेग की इकाई समान होती है। आवेग की इकाई जो समान होती है वो संवेग की इकाई से समान होती है। तो आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, आवेग का जो फॉर्मूला होता है F इंटू टी। तो F का जो होता है त्वरण का फॉर्मूला से इसका जो होगा न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, आवेग का, आवेग को आई से सूचित किया जाता है। और आप लोग आवेग और संवेग पर में पढ़े होंगे। तो आई इक्वल टू डी पी होता है। और ये आवेग का जो फॉर्मूला पढ़े अभी, F इंटू टी डी पी। तो यहाँ पर अगर रखें न्यूटन और इसका सेकेंड, यानी कि संवेग और आवेग का जो फॉर्मूला मात्रक होता है, इकाई होता है, वो समान होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 20 केजी के द्रव्यमान पर कार्य करने वाले 5 न्यूटन के बल द्वारा उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकेंड है। मतलब इसमें कोई द्रव्यमान है 20 केजी का, जो द्रव्यमान है एम, और इसमें जो बल लगा रहे हैं, इसमें हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ये बताना है कि इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो सकता है। तो त्वरण का उत्पन्न होने के लिए सब प्रॉब्लम फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर एम ए, तो त्वरण ए F बाय एम। ठीक है, F दिया है 5, ये द्रव्यमान 20। इसको जहाँ पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड वहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इकाई नहीं दिया है। नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गेंद को मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है तथा वह जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है और मीनार की ऊंचाई है। यानी कि देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कोई मीनार है, वहां से वस्तु को नीचे गिराया जाता है। ठीक है, नीचे गिरने में जो समय लगता है यहाँ पर 4 सेकंड है। और यहाँ पर वस्तु को विरामावस्था से गिराया गया है। यहाँ पर कोई वस्तु विरामावस्था यानी कि यहाँ पर 0 है। वस्तु को अगर यहाँ गिराएंगे तो शुरू में यहाँ पर वो वस्तु का जो वेग होगा वो 0 होगा, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर वस्तु 0 होगा। नहीं, ये पहला वस्तु जो वेग है वो 0 है, u। और यही बोला है कि यहाँ पर कितना ऊपर से नीचे कितना आने में लगेगा। और यहाँ पर त्वरण जो दिया है वो g के मान के बराबर होगा। g का मान जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसमें जो लगेगा, ऊंचाई पूछा है, समय दिया है और गुरुत्वाकर्षण ये है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, यानी s बराबर ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस बराबर ये प्रारंभिक वेग जीरो यानी कि ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर ये जो है वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबका वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो 1/2 जी का मान कितना दिया है 10 और समय 4 यानी 4 स्क्वायर यानी कि 4 ना 4 यहाँ से यहाँ ख़त्म 2 और फाइनली अगर जहाँ गुना करें तो 80 मीटर यह आएगा। यानी ये ऊंचाई जो है 80 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी ऊंचाई 80 मीटर की ऊंचाई से वस्तु को गिराएगा जो कि 4 सेकंड में नीचे पर पहुंचेगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बोला है 34 नंबर में बोला है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 केजी है, 2 किलोग्राम है, उसका भार होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि भार का जो फॉर्मूला है वो W बराबर mg होता है। भार इसको बोला जाता है, कि जो कोई वस्तु को यहाँ पर रखा है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, पृथ्वी जिस वजन से खींचता है उसी को उस वस्तु का भार कहा जाता है, यानी कि mg। यहाँ पर g का मान नहीं बोला गया है कुछ लेने के लिए, तो यहाँ पर g का जो मान लेंगे वो 9.8 लेंगे, ठीक है। g का मान ये 9.8 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान 9.8 जो पूरा गुना करने के बाद 2/16 2 9 18 19 यानी कि 19.6। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही, इसका भी मात्रा न्यूटन ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में समझा जाता है। जब 2 कण टकराएगा तो वहाँ संवेग संरक्षण इसमें से कौन सा समझा जाएगा। तो यानी कि तो संवेग संरक्षण में ये वाला नहीं होगा, संवेग संरक्षण में कोई ऊर्जा का बात यहाँ पर नहीं किया जाता है। दूसरा, केवल न्यूटन का पहला नियम नहीं। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के अनुरूप है, जड़त्व के नियम के रूप में यहाँ माना जाता है, जाना जाता है। बोला केवल न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, केवल न्यूटन का दूसरा नियम ये भी सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम दोनों होगा, समझे। यानी कि जब कोई कण टकराएगा तो दूसरा नियम से संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग यहाँ पर संरक्षित रहेगा। टकराएगा तो बहुत ज़्यादा बल लगेगा, यहाँ पर आवेग उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पर आवेग उत्पन्न होगा और आवेग PT बाय dP, और ये dP को हम लिख सकते हैं P फाइनल P इनिशियल, यानी संवेग संरक्षण यहाँ पर दूसरा नियम से लागू हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा नियम इसमें लग सकता है। और तीसरा जो है, तीसरा नियम आप लोग पढ़े हैं कि तीसरा नियम जितना एक वस्तु इस पर बल लगाए उतना ही प्रतिक्रिया बल इसमें लगेगा, यानी कि दोनों पर बल लगेगा। यहाँ पर तीसरा नियम दोनों से ही समझा जाता है जब 2 कणों के टकराव में संवेग संरक्षण, तो समझे, नहीं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मतलब 1 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर एक रेलगाड़ी के फर्श पर इतना त्वरण के साथ गिर रहा है, यानी कि 1 केजी का द्रव्यमान, इसमें बोला है 1 केजी का कोई द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद इसमें रेलगाड़ी जो त्वरण से गिर रहा है, रेलगाड़ी के जो गिरा रहा वस्तु को वह 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गिरा रहा है, त्वरण से गिरा रहा है, तो पत्थर पर कितना बल होगा। तो यहाँ पर पत्थर जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान दिया है 1 और त्वरण 1, यानी कि इसमें जो बल लगेगा 1 न्यूटन का लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, बोला है कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। तो साइकिल सवार जो मुड़ते हुए झुक जाता है, जब हम लोग कोई टर्निंग पॉइंट पे जब साइकिल को घुमाते हैं वहां पर हम लोग फिसले नहीं, इसलिए साइकिल झुक जाता है और अभिकेंद्री बल अपनी ओर खींच के रखता है। इसलिए इसमें बोला घर्षण बल के कारण नहीं, घर्षण बल के कारण हम लोग झुकते नहीं है। यहाँ पर जो झुकते हैं आवश्यक अभिकेंद्री बल उत्पन्न करने के कारण। अगर साइकिल नहीं झुके तो वहाँ पर हम लोग गिर भी सकते हैं। वहाँ पर झुकने से हम लोग के साइकिल के अंदर अभिकेंद्री बल आता है जो कि अपनी ओर झुकाव की ओर खींच के रखता है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह बोला है कि एक साइकिल 80 मीटर के त्रिज्या के वृत्त पथ पर 10 मीटर के वेग से गतिशील है। कोई साइकिल एक वृत्ताकार पाथ पे इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। उसका त्रिज्या जो है, जो वृत्त पाथ से है, आर बराबर 80 मीटर, यानी कि इसका त्रिज्या दिया है 80 मीटर, ठीक है। और ये जो घूम रहा है चारों बगल, चारों तरफ जो घूम रहा है, इसका वेग जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बताना है कि जब कोई साइकिल घूमता है तो वहाँ झुकाव होता है, और झुकाव से ऊर्ध्वाधर की ओर जो कोण बनेगा वो कितना। साइकिल मान लीजिए इधर झुका है और ऊर्ध्वाधर, यानी इसके बीच जो झुकाव, यहाँ पर जो झुकाव उत्पन्न, इसको साइड में बनाते हैं, मतलब यहाँ पर झुकाव जो उत्पन्न होगा इसके बीच का कोण कितना बनेगा। तो इसके बीच का कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर v² अपॉन 2r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेग का जो फॉर्मूला है, सॉरी वेग का मान जो दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 2, r जो दिया है यहाँ पर r का मान 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। तो पूरे लिखेंगे इसे, तो 2 × 80, यहाँ से ये वाला खत्म, ठीक है। उसके बाद पर यहाँ पर g होगा, यहाँ पर g, और g का वैल्यू जो दिया है, यहाँ पर g हो जाएगा, g का वैल्यू जो दिया है वो 10 है, यानी 10 रखेंगे तो यहाँ से ये खत्म, यानी tan थीटा बराबर पूरा कटाने के बाद जो वैल्यू आएगा 1/8 आएगा। यहाँ पूरा कटाने के बाद यहाँ 1/8 आया। अब कौन बोला है, तो थीटा निकाल करके tan वर्स 1/8, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो साइकिल झुकता है उसके ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाता है उसका जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, tan थीटा बराबर v² GR, ये वाला फॉर्मूला से, यानी कि दोनों के बीच ये ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाता है वो ये होता है। और इसका फॉर्मूला जो होती है, फॉर्मूला में आप लोग का मान रख दीजिए, और ये वाला आंसर जो आया फाइनली tan इनवर्स 1/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 30 नंबर, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, किसी मेज पर एक पुस्तक मान लीजिए एक मेज है, इस पर एक पुस्तक रखा हुआ है। मेज पर वस्तु सॉरी पुस्तक की क्रिया और पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच कोण कितना बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है m द्रव्यमान का, वस्तु का कुछ द्रव्यमान तो होगा, यहाँ पर m, ये नीचे खींच रहा है mg, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो वस्तु जो टेबल पे जो यहाँ पर लगाएगा ये इसके विपरीत साइड में लगाएगा न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार, और यहाँ पर r, ये दोनों के बीच अगर साइड करके लिखे तो ये r और नीचे में mg, और दोनों के बीच कोण का मापन करेंगे तो थीटा बराबर 180, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नहीं, किसी मेज पर एक वस्तु रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया और प्रतिक्रिया मेज के बीच जो कोण बनता है वो 180 बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला रॉकेट प्रणोदन के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट जब उड़ाया जाता है तो रॉकेट जो उड़ाते हैं यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर नियम पर यह आधारित है, रेखीय संवेग यहाँ पर संरक्षित है। इसके बताने के लिए लगभग एक क्लास लग जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है, और ये वाला जो याद रखिएगा शॉर्ट में, रेखीय संवेग इसमें संरक्षित रहता है। 41 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट के गति में
कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहता है? आप लोग अभी बताएं कि रॉकेट की गति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एम द्रव्यमान की एक गेंद यू चाल से एक कठोर दीवार से टकराती है। ये वाला एम द्रव्यमान का एक वस्तु जा रहा है जो कि यू वेग से यहाँ पर टकराता है, ठीक है। और बोला है उसी चाल से वापस लौटती है, वो उसी चाल से फिर वापस लौटती है। यू यानी कि उसका द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, वो उसी चाल से वापस लौटेगी। तो इसका ये बताने कि आवेग कितना होगा। देखिए आवेग जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, संवेग अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग जो होगा यहाँ पर, जब वस्तु का द्रव्यमान m है, इसका वेग उसी अनुदिश उसी वेग से आएगा, तो वेग यहाँ पर विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा, यानी फाइनल जो हो जाएगा mu माइनस इनिशियल जो हो जाएगा यहाँ पर mb हो जाएगा, सॉरी mu हो जाएगा। अब दोनों को जब मिलाएंगे 2mu, यानी कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला जब कोई वस्तु उसे वापस उसी दर से जो वापस लौटेगी, इसका आवेग जो हो जाएगा वो 2mu होता है, -2mu। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो आवेग का है, ये संवेग का है, यानी वही मात्रक जो आवेग का मात्रक जो है वही मात्रक संवेग का है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है द्रव्यमान m के एक कण की गति इतना से वर्णित है, उस कण पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये बोला है कि एक कण गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। वो इस प्रकार से मतलब जो गति कर रहा है वो u प्लस GT² इससे है। ये निकालना है कि वो जो कण गति कर रहा है इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये एक गति दिया है, यानी एक वेग दिया, सॉरी विस्थापन दिया है, यानी कि इस रस पर इस पद पर वह गति कर रहा है, यानी कण इतना से वर्णित है, मतलब इस पद पे यह गति कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि ये पद विस्थापन हो रहा है तो इसका वेग कितना होगा विस्थापन। तो इसका विस्थापन निकालने के लिए आप लोग को डेरिवेशन आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन। डेरिवेशन सिखाते हैं। नहीं u बराबर u प्लस हाफ GT²। सबसे पहले आप लोग इसको डेरिवेशन करके इसका त्वरण निकालेंगे, त्वरण निकाल करके ये वाला फॉर्मूला में आप लोग रख देंगे, m बराबर m, यानी m तो दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को त्वरण नहीं मालूम है, वस्तु गति कर रहा है उस रेखा में और हमको यहाँ से त्वरण निकालना है, और त्वरण निकाल करके हम लोग को इस फॉर्मूला में रख देंगे, इसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा, और यहाँ पर u बाहर, u नियत है, यहाँ पर t का डिफरेंशियल t के सापेक्ष 1 प्लस हाफ g बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो 2t खत्म हो गया 2 से 2, अब बच गया v इक्वल टू u प्लस GT। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग का अगर चेंज होता है, वेग अगर बदलता है तो यहाँ त्वरण उत्पन्न होता है, नहीं यहाँ पर a त्वरण यहाँ पर हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, और यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, नियत वैल्यू का डिफरेंशिएशन अकेला जब अचर रहे उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ अगर कोई वेरिएबल के साथ t था तो यहाँ पर u को बाहर कर दिए, ठीक है, यहाँ पर u को बाहर कर दिए, यहाँ पर u को बाहर नहीं करेंगे, यहाँ पर अकेला कांस्टेंट इसका जो अवकलन हो जाएगा 0, यहाँ पर g बाहर हो जाएगा, और t का
टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1, यानी कि फाइनली जो त्वरण आया वो जी के बराबर आया, यानी कि जो बल लगेगा वो एफ बराबर एम जी। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन नंबर 45 में कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। ठीक है, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थिति घर्षण गुणांक इतना है तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो कि बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इस पर एक वस्तु रखा है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान यहाँ पर अभी बताया नहीं गया है। वस्तु पर यहाँ पर जो स्थिति घर्षण गुणांक है, वस्तु स्थिर है और यहाँ पर स्थिति घर्षण यानी कि म्यू एस बराबर 0.15। ठीक है, अब बोला है यहाँ पर कि वह कौन सा त्वरण इसमें अधिकतम त्वरण लग रहा है जो कि इस वस्तु को रोका है। तो देखिए वस्तु के नीचे लग रहा है mg, ठीक है, और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा है यानी कि r। तो ठीक है, अब तो इससे पहले एक बल निकालेंगे जो F बराबर म्यू नॉट एस, म्यू नॉट F बराबर यहाँ पर R बराबर mg हो जाएगा। ठीक है, गति घर्षण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर म्यू नॉट R, ये हुआ। इसके बाद दोनों का जो फॉर्मूला आता है R, म्यू नॉट F बाय R। देखिए ये वाला त्वरण हमको निकालना है। सबसे पहले बल हमको मालूम होना चाहिए, बल कितना है। यहाँ पर F बराबर mg यानी कि म्यू नॉट का मान दिया है, s दिया है, यहाँ पर r, तो F बराबर म्यू नॉट का मान जो हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट का मान 0.15 और mg यानी कि यहाँ पर m का वैल्यू नहीं दिया है, g का वैल्यू 10, यानी कि बल जो निकला वो F बराबर 1.5 m निकला, इतना न्यूटन बल निकला। अब आप लोग को मालूम है कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है F बराबर m, यानी कि उसी वस्तु पे जो त्वरण उत्पन्न होगा ये इतना होगा 1.5 m, यह जगह यानी कि A बराबर m F बाय m, यानी कि 1.5 m और यहाँ पर m, ये वाला ख़त्म, यानी A का जो फॉर्मूला आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या किए, वस्तु को रखे और वस्तु को रखने के बाद इसके नीचे जो बल लगता है mg लगा। और आप लोग का एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, थ्योरी क्लास में इससे पढ़ाया जाता है कि म्यू नॉट r, ये वाला फॉर्मूला होता है। r का जो फॉर्मूला होता है उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, और ये बल जो लिखा mg नीचे की ओर लगा। ये फिर से एक बार समझे, फिर से एक बार समझिए कि एक रेलगाड़ी है, यहाँ पर m द्रव्यमान का वस्तु है, इसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, इधर नीचे mg लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर भी mg लगेगा, r बराबर mg, ठीक है। जो यहाँ पर घर्षण बल लगता है, घर्षण बल इसके सतह पर लगता है, तो यहाँ जो लगेगा F बराबर म्यू नॉट एस r, ठीक है। म्यू नॉट का मान जो दिया है 1.5 और r का मान जो दिया हुआ है, r का मान mg, और यहाँ पर g का मान देखिए त्वरण ये दिया हुआ है, g का मान, ठीक है। अब देखिए g का मान यहाँ पर
एम का मान तो कुछ नहीं दिया है, एम का मान हम खुद वैसे रख देंगे, और जी का मान यानी 10। टोटल अगर गुना करें तो यहाँ पर 1 पॉइंट इतना इंटू एम, ये आया इतना न्यूटन बल आया। बल निकाल लिए, और हम वस्तु के यहाँ पर कौन सा त्वरण जो लगा है जो कि वस्तु को रोका है। त्वरण का फॉर्मूला निकालने के लिए F बाय एम होता है। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 5 और m का मान m, यहाँ m से m खत्म हो गया और त्वरण जो हो गया 1.5। नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, किसी बॉक्स में ट्रेन के बीच फर्श मध्य का स्थितिज घर्षण गुणांक इतना है, उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें वह बॉक्स उसके फर्श पर स्थिर बना रहे हैं। यानी जस्ट वही क्वेश्चन है, फर्स्ट लैंग्वेज चेंज कर दिया है। वही क्वेश्चन बोला है कि कोई फर्श है, यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन पे कोई वस्तु को रखा है जिसका द्रव्यमान नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु का कुछ तो द्रव्यमान होता है, वो है m। ठीक है, वस्तु mg हो गया, नीचे की ओर आया है, mg खींचा। और अभी आप लोगों को बताएं कि F का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एस, यहाँ पर एस स्थितिज घर्षण के लिए लिखते हैं, गति घर्षण के लिए के लिखते हैं, यानी स्थितिज घर्षण गुणांक दिया है तो म्यू नॉट एस। ठीक है, फिर म्यू एस का कितना मान दिया है कि 0.2, यहाँ पर 0.2 इंटू आर का जो मान होगा वो यहाँ पर उसके विपरीत, अभिलंब प्रतिक्रिया उसके विपरीत लगता है आर, तो आर बराबर mg। ठीक है, mg, यहाँ पर m दे दिए और त्वरण बोला है 10, यहाँ पर त्वरण ले लिए, यानी कि इसका जो आया 2, यहाँ पर इस जगह बड़ी m ले लिए, तो मीटर कंफ्यूज होगा, यहाँ पर बड़ी m ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी m और यहाँ पर इतना न्यूटन का बल लगा। ठीक है, अब देखिए F बराबर इतना, तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला होगा A बराबर F बाय m। तो यहाँ पर F का मान जो निकाले 2m और इसका m, तो m से m खत्म, तो A जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर्षण बल है, घर्षण बल किसको बोला जाता है? सबसे पहले देखिए, यहाँ वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वस्तु रखा है, अगर कोई वस्तु रखे हम इस पर बल लगाएंगे, उसके सतह पर एक विपरीत दिशा में बल लगाता है जो वस्तु के गति को अवरुद्ध उत्पन्न करता है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ पर अगर हम बल लगाएं F, तो ये उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, यानी उसके सतह पर F डैश। मान लीजिए ये घर्षण बल इधर विपरीत दिशा में जो कि विपरीत अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को घर्षण बल। तो यहाँ देखिए बोला है कि घर्षण बल है तो सहरा संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आप लोग देख करके ही बता दीजिएगा कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या हवा में अगर इस तरह उड़ाए क्या वस्तु में घर्षण होगा? नहीं होगा। हवा के कारण अवरोध उत्पन्न होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से निर्वात में है, जब तक नीचे में नहीं रखें तब तक यहाँ पर कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, यानी यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये वाला जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, गैर कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है जो कि बिना छुए उस पर बल लगा रहा है, यानी कि जब इसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचती, मतलब कि उसको पकड़ के नहीं खींचा, वो अपने से आ रहा है, यानी कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिना स्पर्श किए उस पर अगर बल लगाए तो उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक है मांसपेशीय बल, यहाँ पर मांसपेशीय बल की उतना जरूरत नहीं है, यहाँ पर मांसपेशीय बल की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो बल लगा रहा है ये वाला, इसमें धकेल रहा है तो इसके विपरीत दिशा में अपने ही स्वतः बल लग रहा है, ये घर्षण बल स्वतः उत्पन्न होता है। और ये वाला इसमें केवल, ये इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लौटनी घर्षण है, तो लौटनी घर्षण किसको बोला था? सबसे पहले समझिए, आप लोग साइकिल चलाते हैं,
साइकिल चलाते चलाते अगर आप लोग पैडल मारना छोड़ दें तो आप लोग देखते होंगे कि धीरे धीरे वो एक समय जा करके अपने धीरे होते होते रुक जाता है। तो साइकिल जो रुकता है उसके विपरीत में क्या कभी सोचा कि किस कारण रुकता है साइकिल? तो उसके विपरीत में एक बल लग रहा है, चक्का के विपरीत सतह पर एक बल लग रहा है और वहां पर जो बल लग रहा है घर्षण बल कहा जाता है और उसी बल के कारण धीरे 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 साइकिल रुकते जाता है। यानी कि यहाँ पर लौटनी घर्षण उसको बुलाता है जब कोई वस्तु गुड़क रही है, लुढ़कने के दरमियान में उसके सतह पर जो बल लगता है उसी को बोला जाता है घर्षण बल। यानी रोकने के लिए जो बल लगता है उसको बुलाता है घर्षण बल। और एक याद रखिएगा सर्फी घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण उसको बोला जाता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है, वस्तु पर हम F बल लगा रहे हैं, वस्तु पर F बल लगा रहे हैं, ये वस्तु गति नहीं कर रहा है, लगाते गए लगाते गए लगाते गए वस्तु गति नहीं कर रहा है। यानी एक समय आएगा कि वस्तु गति करेगा, यानी कि गति के पूर्व, गति के पूर्व यानी कि गति के पूर्व जो बल लग रहा था, जो घर्षण बल लग रहा था यानी उसको रोक रहा था, उसी को बोला जाता है स्थैतिक घर्षण, उसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, यानी कि इसका जब बोला जाए डिफिनेशन तो गति किसी पिंड या वस्तु के गति के पूर्व वस्तु के सतह पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अब देखिए इसमें एक लिमिटेशन भी पढ़े होंगे। लिमिटेशन उसको बोला जाता है जब हम वस्तु को धकेलते जाते हैं तो घर्षण बल का वह अधिकतम मान, घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक बल लगाएंगे इधर से तो वह वस्तु चलना प्रारंभ कर दे। यानी कि मान लीजिए ये एक फर्श है, ये एक पिंड है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, इसको हम धकेल रहे हैं, इसमें 5 न्यूटन का बल लगाए नहीं काम किया, 10 न्यूटन का बल लगाए नहीं काम किया, 15 न्यूटन का बल लगाए नहीं काम किया, जैसे ही 16 न्यूटन का बल लगाए तो वस्तु खिसकना शुरू कर दिया। यानी 16 न्यूटन पे जो बल लगाए तो उससे वस्तु खिसकना प्रारंभ कर दे तो वह अधिकतम मान हुआ जो कि वस्तु को रोक रहा था घर्षण बल। घर्षण बल का लिमिटेशन फोर्स यहाँ जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वस्तु अगर इससे ज़्यादा लगाते जाएगा तो यहाँ पर वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे। समझे, ये 3 टॉपिक आप लोगों को समझाने को। अब देखिए यहाँ क्या है, बोला लौटनी घर्षण है सर्पी घर्षण से कम, ये सर्पी घर्षण से कम ही होगा। यानी क्योंकि यह जो वस्तु लगता है ये अगर वस्तु फर्श पे धकेल दे, स्थैतिक घर्षण तो तब तक रोकेगा जब तक कि उसमें मतलब कि जब तक गति नहीं कर रहा तब तक इसमें ज़्यादा, लेकिन ये सर्पी घर्षण जो गति करते हैं अगर इससे ज़्यादा लगता, लौटनी घर्षण में सर्पी घर्षण से यानी स्थैतिक घर्षण उसी को बोला जाता है, सर्पी घर्षण से अगर लौटनी घर्षण में अधिक बल लगता तो जैसे पैडल मारना छोड़ते तुरंत रुक जाता। लेकिन क्या साइकिल ये पैडल मारने के बावजूद कुछ समय के बाद कुछ समय तक ये चलते रहता है, यानी कि इससे ज़्यादा इससे कम होता है लौटनी घर्षण में। लौटनी घर्षण का मान जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। इसका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर बोला है जब दूध को मापते हैं तो मक्खन किस कारण से अलग होता है? यह जो होता है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल के कारण यह दूध को जब मापते हैं तो वह अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अनोन क्रिया में क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो संतुलित रहता है, क्या वह असंतुलित रहता है, क्या वह संरक्षित रहता है, क्या वह घर्षण रहता है? अनोन क्रिया में जब हम वस्तु को धकेलते हैं तो वो क्या करता है, वह उधर से भी ज़्यादा बल लगा सकता है। जब हम वस्तु को धकेलते हैं तो उससे विपरीत ज़्यादा बल लग सकता है जिससे वस्तु नहीं खिंच सकती है। कभी क्या होता है कि वस्तु असंतुलित भी हो जाता है। ठीक है, कभी बोलता है संरक्षी, यहाँ पर संरक्षी बल का कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि घर्षण बल। अनोन क्रिया में क्रिया और प्रतिक्रिया जो लगता है वो घर्षण बल के कारण लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बोला है एक बड़ा बल थोड़ा समय के लिए किसी पिंड पर कार्य कर रहा है तो वह लगाया गया आवेग किसके बराबर होगा? संवेग के बराबर होगा। जब वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर हम F बल लगा दिए टी समय के लिए, बहुत ज़्यादा बल लगाएं
तो पहला यह था m द्रव्यमान का, पहला यह u वेग से जा रहा था, इसमें बल लगाए, इसका वेग हो गया v, यानी कि यह जो हो गया बदल गया संवेग संरक्षण पे सिद्धांत, यानी कि m यानी कि p फाइनल से p इनिशियल, यानी कि यहाँ पर जो बदला एम भी माइनस एम यू, यानी कि संवेग संरक्षण पे सिद्धांत पे यह कार्य करता है, यानी कि बी नंबर। ठीक है, अब बोला है स्नेहन का उपयोग किया जाता है, स्नेहन का उपयोग जो किया जाता है वो घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल उसके वेग को बढ़ा देती है, किसी पिंड पर मान लीजिए पिंड है, इस पर F बल लगा रहे हैं और इसके वेग को बढ़ा देता है, ठीक है, तो बल को कहा जाता है त्वरित बल। जब बल लगाएंगे तो वेग बढ़ेगा, और वेग जब बढ़ता है तो वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि ए जो बढ़ेगा, यानी कि इसी को बोला जाता है त्वरित बल, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गतिज घर्षण है, अभी आप लोग को बताएं कि गतिज घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम है। गतिज घर्षण किसको कहते हैं? जब वस्तु कोई गति है उसके सतह पर जो बल लगता है रोकने के लिए, उसी को बोला जाता है गति घर्षण। और सर्पी घर्षण उसको बोला जाता है गति के पूर्व जो बल लगता है रोकने के लिए, उसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। तो जब वस्तु अगर लुढ़क रहा है, यहाँ लुढ़क रहा है, तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वहां पर घर्षण बल ज्यादा नहीं लगता। अगर ज्यादा लगता तो वस्तु तुरंत रुक जाता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण में ज्यादा लगता है, तो यह जो गतिज घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है समतल में विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, ने कि समतल में एक समतल है, समतल में वस्तु को रखा हुआ है और यहाँ पर बोला है कि विराम अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर कोई गति नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा घर्षण बल वो कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर हम नहीं धकेलेंगे वस्तु को, उधर रोकने वाला कौन होगा? उधर रोकने के लिए कौन बल लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, यानी इसमें कोई घर्षण बल नहीं लगेगा, घर्षण बल शून्य होगा। घर्षण बल कब? जब हम अगर 10 न्यूटन का अगर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये भी इधर 2 न्यूटन का बल लगाता है। अगर 3 न्यूटन का बल लगाते हैं, ये भी 3 न्यूटन का बल लगाता है। मान लीजिए कि कभी जब यह वस्तु इससे कम हो जाता है, घर्षण बल से कम हो जाता है, तो वस्तु खिसकना प्रारंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 56 में कि 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक ही बल लगाया जाता है। 4 ग्राम और 5 ग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण इतना है तो भारी पिंड का त्वरण है। देखिए बोला है कि दो द्रव्यमान यानी कि M1 4 kg, M2 5 kg, ठीक है, दोनों पर अलग अलग बल लगाए, सॉरी दोनों पर एक ही बल लगाए, जितना इसमें लगाएं उतना ही इसमें लगाएं, ठीक है, जितना इसमें लगाएं उतना ही बल इस वस्तु पे लगाएं। दोनों का बल जितना इसमें बल यानी कि बल दोनों का समान है, तो पहला से वस्तु से हम इससे निकालते हैं इसका त्वरण कितना होगा। सॉरी पहले वस्तु, यदि हल्के वस्तु का त्वरण यानी कि इसमें जो वस्तु इसका जो त्वरण दिया है वो दे दिया है, यानी कि इसका त्वरण निकालता है, तो इतना इसमें त्वरण दिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले अगर जितना बल इसमें लगेगा उतना बल इसमें लगेगा, यानी बल निकाल करके इसमें त्वरण हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो F बराबर ma, ठीक है, उसके बाद F जो है, F का मान यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि पहला 4 kg त्वरण 2, यानी कि 8 न्यूटन का जो बल लगेगा, यानी इसका वस्तु यानी कि ए वस्तु का इसमें जो बल लग रहा है वो 8 न्यूटन का। और क्वेश्चन में बोला है दोनों पिंड पर एक ही बल लगता है, यानी जितना इसमें लगता है उतना ही बल उसमें लगता है। इसका द्रव्यमान हमको मालूम है 5 kg, बल भी मालूम चल गया कि 8 न्यूटन, तो हमको इसमें निकालना है त्वरण। तो हम लोग जानते हैं F बराबर ma, और a को जब फ्री करेंगे तो F/m, ठीक है, और F का जो मान है वो 8 न्यूटन और द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 5 kg, द्रव्यमान, हाँ 5 kg। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0 सॉल्व करेंगे तो 1
1.6 देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल, यानी किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होगा, इसका जो हो जाएगा वो जड़त्व द्रव्यमान के कारण हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बोला है फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग होगा। आप लोग इमेजिन कीजिए कि फायरिंग से पहले वस्तु का और गोली का वेग, बंदूक और गोली का वेग 0 रहेगा, जब वेग 0 तो उसका संवेग भी 0 होगा। शून्य। घर्षण किसी पिंड की गति तथा प्रवृत्ति का हमेशा विरोध करता है, पहला नंबर है। दूसरा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, नहीं। त्वरण पैदा नहीं कर सकता है एक पिंड है, नहीं। इनमें सभी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि गति जो है उसके प्रवृत्ति का हमेशा विरोध करता है, यानी कि जब कोई वस्तु चलता है तो उसको गति का विरोध करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि यदि अभिलंब बल दोगुनी कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो सबसे पहले घर्षण गुणांक जो होता है वो नियत होता है कुछ ही। पहला देखिए F समानुपाती R होता है, F समानुपाती R होता है। तो वो कैसे होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु m द्रव्यमान का है, जितना अधिक द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल उतना लगेगा और यानी कि घर्षण बल भी उतना ही लगेगा, यानी कि जितना घर्षण बल यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, यानी कि घर्षण बल ज़्यादा है तब ना इसको रोक रहा है। तो यहाँ देखिए R, इसका जितना ज़्यादा होगा घर्षण, ये जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन फोर्स यानी कि mg जितना होगा वो रिएक्शन फोर्स यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल उतना ही होगा, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल जितना होगा और घर्षण बल का भी मान उतना ही अधिक होगा, यानी F समानुपाती ये होता है F बराबर μ0 SR, यानी घर्षण गुणांक इसको बोला जाता है। कांस्टेंट रहेगा, इसका मान नियत होता है, समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा, और हम कोशिश किए हैं कि बहुत सारा टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर कवर करने का प्रयास किए हैं और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर ये वीडियो लगे तो अच्छा लाइक कर दे और अपना प्यारा सा कमेंट करिए ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।